हे गाइस, अनुष्का हेयर। आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर फेडरलिज्म। तो पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने देखा कि पावर शेयरिंग का एक टाइप है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेसिकली इसी को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इंडिया में कैसा है, क्या पॉलिसीज और पॉलिटिक्स हमने अपनाई है टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म मीन्स हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पे हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जिनको हम रीजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ये जो रीजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पावर्स, और ये जो रीजनल या लोकल गवर्नमेंट है उसके पावर्स क्या है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं फेडरलिज्म या फिर फेडरल गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट से। तो देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी वेरियस यूनिट्स के बीच में, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सारे की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। दूसरा जो है वो ये है कि जो रीजनल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होती है इन द फेडरलिज्म। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में हम देखते हैं जो ये सब यूनिट्स हैं उन्हें पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तो फिर ये जो सब यूनिट्स हैं वो सबऑर्डिनेट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तीसरा जो है ये पॉइंट हम देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तो फिर पावर्स जो है वो सारी किसके हाथ में है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं लिखी है ये जो सब यूनिट्स हैं उनकी। फोर्थ पॉइंट है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये आंसरेबल है लोगों को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में हम देखते हैं ये जो रीजनल गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि जो पावर्स है मैंने बताया वो किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये जो डिफरेंसेस है वो है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में। तो अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में दो या दो से ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के। दूसरा पॉइंट है कि जो डिफरेंट टायर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, वो सेम ही सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन हर एक लेवल का अपना स्पेसिफिक एरिया होता है जिसपे ये कंट्रोल कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है, टैक्स ले सकता है या एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है जिसकी बात मैंने अभी यहाँ पे करी, स्पेसिफिक एरिया जिसपे ये कंट्रोल कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सो जो ये लेवल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होती हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो फंडामेंटल प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक ही गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो दोनों ही गवर्नमेंट को आपस में बातचीत करनी होगी और दोनों की सहमति से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन है उसको चेंज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, जो ये कोर्ट्स हैं उनका स्पेसिफिक रोल होता है। तो जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स लिखी हैं डिफरेंट लेवल्स की वो बताते हैं, और ये जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अगर हम स्टेट में बात करें तो एम्पायर की तरह पे एक्ट करता है अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है डिफरेंट लेवल्स में। तो हम यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हम कह सकते हैं फैसला वो आखिरी फैसला होता है। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो ये है कि हर एक लेवल की सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली डिफाइंड है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो ये है कि फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, यूनिटी के प्रमोट करना और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, जो कि इंडिया में अच्छे से फॉलो की जाती है। हमने बेल्जियम के केस में भी देखा था पिछले चैप्टर में कि उसने अपनी यूनिटी को बाद में प्रमोट करा था, अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को भी इजीली अकोमोडेट किया था, लेकिन वो श्रीलंका में प्रैक्टिस नहीं किया गया था। सो वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये थे हमारे की फीचर्स एक फेडरल गवर्नमेंट के। आगे हम देखेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। पर पहले हम देख लेते हैं कि फेडरलिज्म के लिए टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहला है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। जो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उन्हें पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स को मानना चाहिए,
दूसरा है म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब कि हर एक लेवल अपने ही पावर्स का इस्तेमाल करेगा, आपकी पावर्स कभी नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट को ये मानना चाहिए कि नेशनल गवर्नमेंट कभी उनकी पावर्स का मिसयूज नहीं करेगा। सिमिलरली नेशनल गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी अपने पावर्स का कभी भी मिसयूज नहीं करेगा। सो म्यूचुअल ट्रस्ट बन के रहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। तो यही है फेडरलिज्म के दो एस्पेक्ट। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फेडरेशन है, या फिर मैं कहूँ दो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है। एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो पहले हम बात करते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है। इसमें जो है इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आती है एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए, एक बड़ा देश बनाने के लिए, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। दूसरा पॉइंट जो है, ये इसमें जो ये स्टेट्स हैं छोटे छोटे, जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बड़ा यूनिट बनाने के लिए इंटीग्रेट हुए हैं, उसमें स्टेट्स सभी स्टेट्स पे इक्वल पावर होती है और वो काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जांपल है। दूसरा टाइप है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें जो है बड़ी सी कंट्री, लार्ज कंट्री अपनी पावर्स को डिवाइड करती है कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें तो, और जो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट है उनमें भी इक्वल पावर नहीं होती। कुछ स्टेट गवर्नमेंट को हम ज़्यादा पावर्स देते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। फॉर एग्जांपल इंडिया, बेल्जियम और स्पेन इसके एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, या फिर इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है। तो देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस, रिलीजन और रीजन्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसने हमें डिक्लेयर किया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि एक फेडरल कंट्री के रूप में। लेकिन फिर भी इंडियन यूनियन जो है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है वो हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, हमारे पास 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का। इसमें जो थर्ड टायर जो है वो हमने 73rd अमेंडमेंट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू ऐड किया था। सबसे पहले हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट और फिर है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। हर एक टायर के अपने अपने स्पेसिफिक मैटर्स हैं जिसमें वो कंट्रोल कर सकता है। इसमें जो मैटर्स है किन किन पे वो कंट्रोल कर सकता है वो क्लियरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फिर उसके बाद कौन कौन सी पावर्स किस किस के पास है, उसके लिए हमारे पास 3 लिस्ट प्रोवाइड है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, फिर है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं और जिनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज चाहिए पूरी कंट्री में। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर लॉस बनाती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी पे यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। फॉर एग्जांपल पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही जरूरी है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके लिए लॉस बनाती है। लेकिन अगर कोई भी लॉस एक दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग होता है तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो प्रिवेल करता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन इसके अंडर आता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो वो सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स के अंदर और इनको कंट्रोल करता है यूनियन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके अंडर आता है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट को। तो हमें पता है कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सारे स्टेट्स पे इक्वल पावर नहीं होती है। कुछ स्टेट्स स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं क्योंकि उनका जो कल्चर है या फिर उनका जो सोशल और हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टेंसेस है, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट रही है, तो हम उन्हें लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन, कल्चर का प्रोटेक्शन देते हैं। लैंड राइट्स का इस तरीके से कि जो भी इंडियंस हैं जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है वो वहाँ पे लैंड नहीं ले सकते हैं और ना ही वहाँ पे घर बना सकते हैं।
और साथ ही साथ उन स्टेट्स के जो लोग हैं उन्हें प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ में मिजोरम हमारे स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करता है और ये आर्टिकल 371 के तहत हमने इन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया है। दूसरा अगर हम देखें तो इंडियन यूनियन टेरिटरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं कि हम इन्हें स्टेट भी कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो हम इन्हें जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी मर्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, लक्षद्वीप और भी हमारी जो इंडियन यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसके अंडर आती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट है कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इंडिया में उसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो भी मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था कि फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फॉर्म होता है वो एक ही लेवल चेंज नहीं कर सकता, उनको स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है तीनों की ही सहमति पे ही चेंज होता है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो इंडिया में है वो काफ़ी डिफिकल्ट है चेंज करने के लिए। सबसे पहले इसे दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी के थ्रू पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद एटलीस्ट जो इंडियन स्टेट्स में एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट अगर इस पे सहमति देते हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ जो है हम यहाँ पे देखते हैं जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो डिसीजन देता है अगर डिस्प्यूट होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेवेंथ पॉइंट हम देखते हैं कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो रिसोर्सेस हैं उनसे काफ़ी सारे पैसा कमा सकती है थ्रू टैक्सेशन, और ये जो ताकि जो वो हमारे पास उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको पूरी कर सके और गवर्नमेंट को चला सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे की जाती है या फिर फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेसफुल कैसे हो पाया है। तो अगर हम इंडिया में फेडरलिज्म के सक्सेस होने की बात करें तो ये इज ओनली ड्यू टू द कंट्रीज नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसने इंश्योर किया है फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है जिसमें हम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी डाइवर्सिटी को और साथ ही साथ कंट्री की यूनिटी को भी प्रमोट करते हैं। तो हमारे पास हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करें अगर हम तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को वैसे पहले प्रमोट नहीं किया गया था बाय द नेशनलिस्ट, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स को स्टेट का दर्जा दिया था। तो ऐसा डर था कि कहीं ये जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया से अलग ना हो जाए, तो इसीलिए पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स को प्रमोट नहीं किया था। लेकिन फिर भी 1950 के अराउंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जो बाउंड्रीज थी ओल्ड स्टेट्स की उन्हें चेंज किया गया और नए स्टेट्स बनाए गए ताकि जो लोग एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रह सकें। और कुछ कुछ स्टेट्स जो हैं हमने कल्चर के बेस पे भी और जोग्राफी के बेस पे भी बनाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड की बात करें, जैसे उत्तराखंड को हमने देखा कि एक पहाड़ी राज्य है तो हमने उसे उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया था और एक नया स्टेट बनाया था उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। तो जो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया है। हालांकि हिंदी जो है 40% मेजॉरिटी यूज़ करती है, लेकिन फिर भी हमने इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया है, नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कभी भी हिंदी को इम्पोज नहीं करती है उन स्टेट्स पे जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती है। हिंदी को इंक्लूड करते करते हमारे पास 22 दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं जिसे हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कंसिडर किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, कोई भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है तो वो इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है फॉर गिविंग हिज और हर एग्जामिनेशन।
और साथ ही साथ हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं उन्हें भी अलाउ किया गया है अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो रख सकें। अब देखिए वैसे तो इंग्लिश का यूज़ फॉर ऑफिशियल पर्पसेस बंद हो जाना चाहिए था 1965 से, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो डिमांड की गई इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश का यूज़ अभी भी किया जाने का बात की गई है हिंदी के साथ साथ में फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। क्योंकि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये जो डिमांड थी इंग्लिश के कंटिन्यूएशन की, वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट अप्रोच वहाँ पे ले लेता है। तो ये थी हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी की बात। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ किया है और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया है जहाँ पे राइवल पार्टीज थी, और इसकी वजह से फेडरलिज्म की जो स्पिरिट थी वो काफ़ी बार हमने दबाने की कोशिश की गई है डेमोक्रेसी में। लेकिन अब हम देखते हैं 1990 के अराउंड काफ़ी सारी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की गई। कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से हमारा एक नया कल्चर आगे आया, जिसकी वजह से हम जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज के साथ मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका इम्पोर्टेंस बढ़ा है सेंट्रल लेवल पे, और इसी के थ्रू हमने सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से फेडरलिज्म को जो ये प्रैक्टिस है हमने इंडिया में स्ट्रेंथन आउट की है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन भी ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। यहाँ पे आप ये पिक्चर्स देखिए, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जो 1990 में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट लिखा है। यहाँ पे काफ़ी दूसरी दूसरी पार्टीज भी है, जैसे ये तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे दिख रहा है, साइकिल यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट को दिखाया गया है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है सारी जो पार्टीज है, यहाँ पे कमल भी बना है बीजेपी का सिंबल, सारी जो पार्टीज हैं उनकी हेल्प से मिलके बनती है। और पास्ट में हम देखते हैं कि पावर्स ऑफ द स्टेट्स कैसे दी जा रही है। यहाँ पे केरला लिखा है, यहाँ पे हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल और बिहार को। तो इन पिक्चर्स में डिपिक्ट किया है कि पास्ट में ऐसा था, बाद में जब कोलिशन गवर्नमेंट आ गई तो हर एक पार्टी को इम्पोर्टेंस दी गई, हर एक स्टेट की जो लोकल पार्टीज थी उन्हें इम्पोर्टेंस दी गई। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। इसी में हम पढ़ेंगे इंडिया के थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। तो पहले भी मैंने बताया कि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है। ये तो हम सबको पता है कि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी सारे रिलीजन, रेस, रीजन्स हैं। तो फिर इंडिया को जो है दो ही टायर, इंडिया कांट बी रन ओनली थ्रू टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि हम देखते हैं विद इन स्टेट भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है। पग पग पे हमारा जो भारत है उसकी डाइवर्सिटी को हम देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेते हैं और उसे लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इंक्लूड्स पंचायत हमारी विलेजेस में और म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन एरियाज में, तो उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, या फिर क्या आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन को करने के लिए। तो सबसे पहला है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हैं वो लोकल लेवल्स पे आसानी से सॉर्ट आउट की जा सकती है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज होता है अपनी लोकेलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। उन्हें पता है कि कहाँ पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए और कैसे हम चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं कि हमें इससे एक बेस्ट रिजल्ट आगे सामने आए। दूसरा जो है ये अपहोल्ड करता है डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी सारी जो जनता है, काफ़ी सारे जो लोग हैं लोकल लेवल पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो इनकलकेट करती है डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को, पार्टिसिपेशन को इन द गवर्नमेंट। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए
फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वैसे तो हमने लोकल गवर्नमेंट पहले भी बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी जब तक हमने उसमें अमेंडमेंट नहीं किया। तो हम देखते हैं कि 1992 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेजर एक्ट हम पास करते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हम 73rd अमेंडमेंट लाते हैं, जिसके हिसाब से हम जो गवर्नमेंट है उसमें तीसरा टायर, थर्ड लेवल को हम ऐड ऑन करते हैं और उसे पावरफुल और इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग जो था वो था कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया था कि हम इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रेगुलर इलेक्शन कराएं। रिजर्व सीट दी गई लोकल बॉडीज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और इसने हेल्प आउट किया है उन्हें अपलिफ्ट करने में। तीसरा पॉइंट है कि 1/3 पोजीशन वुमेन को दी गई, उनके लिए रिजर्व रखी गई। हम देखते हैं काफ़ी सारी जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें हम देखते हैं वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू दी सेंटर और स्टेट। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हमने कोशिश की है वुमेन्स को आगे लाने की। तो चौथा पॉइंट ये है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हमने क्रिएट किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ये था कि वो हर एक स्टेट में देखें कि पंचायत और म्युनिसिपल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम पॉइंट देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब ये इम्पोर्टेंट था कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जरूरी रूप से अपनी पावर्स दे, कुछ रेवेन्यू शेयर करें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में। तो इन तरीकों से हमने फेडरलिज्म के जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, या फिर मैं कहूँ डिसेंट्रलाइजेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है इन दी इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसको रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, या फिर दो टाइप से हमने कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसे पॉपुलरली हम पंचायती राज कहते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारा ग्राम सभा, जिसमें गांव के सारे वोटर्स आते हैं। ग्राम सभा का काम होता है कि साल में 2 या 3 बार मिलना और जो एनुअल बजट होता है उसे अप्रूव करना, और साथ ही साथ ये जो ग्राम पंचायत है उसकी फंक्शनिंग को भी देखता है, उसकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करता है। और ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्राम सभा, जो सारी की सारी ग्राम सभा है वो जाके ग्राम पंचायत बनाती है। इसके मेंबर्स होते हैं वार्ड मेंबर्स, जिनको हम पंच कहते हैं, और इसके हेड को हम सरपंच या प्रेसिडेंट कहते हैं। ये ग्राम पंचायत जो हमारी है वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसी भी विलेज के लिए। और बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलके जाके पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बनाती है। और ये सारी ब्लॉक, मंडल या समिति जो है ये एक ही चीज है। ये सारी मिलकर जाके जिला परिषद बनाती है। जिला परिषद के मेंबर्स हमारे एमएलए और मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, और इसके हेड को हम जिला परिषद चेयरपर्सन कहते हैं। ये बेसिकली हमारा पॉलिटिकल हेड होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात करें तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में टाउन्स और सिटीज में अगर हम बात करें, टाउन्स जो है वो सिटीज से थोड़ा छोटे होते हैं, तो वहाँ पे है हमारे म्यूनिसिपैलिटीज, और इसके हेड को हम कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। सिटीज में हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और उसके हेड को हम कहते हैं मेयर। सिटीज जैसे कोलकाता, मुंबई एक्सेट्रा, वो हमारी सिटीज है, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है और उनके हेड को हम मेयर कहते हैं। तो हमने देखा रूरल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज में सबसे पहला जो सिस्टम है वो है ग्राम सभा, जिसमें सारे वोटर्स आते हैं। ग्राम सभा जाके ग्राम पंचायत बनाता है। ग्राम पंचायत जाके पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल बनाती है। ये बहुत सारे मंडल या फिर ब्लॉक मिलके जाके जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद का जो हेड है वो है हमारा जिला परिषद चेयरपर्सन। ये हमारा पॉलिटिकल हेड है, क्योंकि जो हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो हमारे डीएम होते हैं। हावेवर वो बुक में नहीं है, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स में होती हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज में होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं लोकल गवर्नमेंट को ऐड ऑन करके इंडिया में। सबसे पहला जो है, इसने डेमोक्रेसी को डीपन किया है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग और पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन भी हो रहा है लोगों का बहुत ज़्यादा,
और जो पावर शेयरिंग है वो भी हो रही है, हम अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पा रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छे से हैंडल आउट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसने डेमोक्रेसी को जो है वो डेमोक्रेसी को डीपन आउट करा है हमारी कंट्री में। दूसरा पॉइंट जो है, हम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं और साथ ही साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है। और रिप्रेजेंट के साथ वो अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ें भी उठा पा रहे हैं। अब फेलियर्स क्या है, हालांकि हम देखते हैं कि वो जो इलेक्शंस हैं वो तो रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा रेगुलरली मीटअप नहीं करती है। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि जो काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र तो कर दी है अपनी पावर्स, लेकिन कुछ कुछ ऐसी हैं स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने अपने ज़्यादा पावर्स ट्रांसफ़र नहीं करी है, ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज शेयर किए हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ में। तो ये फेलियर्स हैं जो हम लोकल गवर्नमेंट के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।